दिवाली का त्योहार है, धूमधाम से मनाइए, तैयार होकर आइए। जी हाँ, आप देख रहे हैं खास शो कमाई की मिठाई, जहां हमारे इन-हाउस रिसर्चर्स खास रिसर्च करके 8 शेयर आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें आपकी भरपूर कमाई हो सकती है। देखिए हमारी खास पेशकश कमाई की मिठाई। ये दिवाली है मुस्कान वाली। पहले तो सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की। और मुस्कान हमारे चेहरे पे क्या लाती है? मिठाई। मिठाई के साथ अच्छे स्टॉक्स भी बता दे तो वहाँ पे भी मुस्कान आती है। तो मेरी फेवरेट मिठाई जो है, जो सब टाइम सब त्यौहार में चलती है, वो है काजू कतरी। और काजू कतरी की बात करें तो उसके साथ एक स्टॉक जो मुझे आता है, जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है, वो है वरुण बेवरेजेस। तो ये मेरी एक मिठाई के साथ जो स्टॉक की कहानी है, वो है वरुण बेवरेजेस की। ना वरुण बेवरेजेस की बात करें तो ये जो स्टॉक है, जब से वरुण बेवरेजेस लिस्ट हुआ है एक्सचेंजेस पे, तब से कंसिस्टेंटली सालों के सालों उन्होंने एक अच्छा प्रॉफिट दिया हुआ है और कंसिस्टेंटली गेनर भी रहा है, टॉप परफॉर्मर भी रहा है वहाँ पे। ना ओवरऑल देखें तो वरुण बेवरेजेस के स्टॉक ने लास्ट 1 ईयर में ऑलमोस्ट 75% अपटिक देखा हुआ है। और काफ़ी सारे पॉजिटिव टेलविंड्स भी है कंपनी के लिए, काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो सपोर्ट करते हैं या अपमूव जो वरुण बेवरेजेस ने देखा हुआ है। तो वरुण बेवरेजेस कंपनी ने एक्चुअली क्या है, इन्वेस्ट किया हुआ है रिसेंट टाइम में अराउंड 3000 करोड़, और ये है मेनली कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए। तो बढ़ भी रहा है कंपनी, एक्सपैंड भी कर रही है कंपनी अभी भी। और उसके बाद वरुण बेवरेजेस को नए उनके प्रोडक्ट लॉन्चेस हुए हैं काफ़ी रिसेंट टाइम्स में। तो उनकी एनर्जी ड्रिंक है, वहाँ पे स्पोर्ट्स डेयरी स्पोर्ट्स सेगमेंट में है और डेयरी सेगमेंट में है। यहाँ पे जो उनकी ड्रिंकिंग और डेयरी सेगमेंट्स है, वहाँ पे भी अच्छी ग्रोथ दिख रही है। तो ओवरऑल वरुण बेवरेजेस के लिए काफ़ी सारे पॉजिटिव टेलविंड्स है। मार्केट शेयर में भी वो टॉप लीडर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी। और अब वो एक्सपेक्ट करें कि आगे जाते हुए नॉर्मलाइज हो जाएगी परफॉर्मेंस भी। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो फोकस भी करेंगे अपनी गो टू मार्केट एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजी पे। तो ये भी काफ़ी अच्छा पॉजिटिव बन जाता है वरुण बेवरेजेस के लिए आगे जाते हुए की ग्रोथ स्टोरी के लिए भी। और अभी भी ऑलरेडी जैसे मैंने बताया कि लिस्टिंग से अभी तक सब सालों में वरुण बेवरेजेस ने गेन ही किया हुआ है और प्रॉफिट्स ही दिए हुए हैं। उसके अलावा बात करें तो उनकी आउटलेट्स की, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट्स है, जो उनकी रीच है, वो भी इंडिया में बढ़ती जा रही है, वो भी भारत में बढ़ती जा रही है। और 3.5 मिलियन अभी उनके आउटलेट्स है एज ऑफ कैलेंडर ईयर 23। और यहाँ पे वो ज़्यादा एक्सपैंड करने की 3.5 पहुँचने की बात कर रहे हैं, 3 मिलियन है करंटली अभी उनकी बात। ओवरऑल फोकस कर रहे हैं तो कंपनी मार्जिन्स पे भी, हाई मार्जिन बिजनेस है स्टिंग का बिजनेस, तो वहाँ पे भी जैसे मैंने बताया उनका एनर्जी ड्रिंक है वो काफ़ी अच्छा कर रहा है, मार्जिन्स को भी अच्छा परफॉर्मेंस है और एक्सपेक्टेशन है आगे जाते हुए। तो यस, रोबस्ट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, इंटरनेशनल जोग्राफीज़ में भी अच्छी ग्रोथ है एक्सपेक्टेड है, कि इंडिया में भी अच्छी ग्रोथ होगी। और इसीलिए वरुण बेवरेजेस मेरा एक कंसिस्टेंट फेवरेट स्टॉक है। और उसके साथ जो बात करते हैं तो फेवरेट मिठाई होती है तो काजू कतरी। दिवाली आई है और नेस्ले ने स्पेशल बॉक्सेस मिक्स चॉकलेट के तैयार किए हैं। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिवाली मैंने नेस्ले को चुना है क्योंकि मैं मिठाई से ज़्यादा चॉकलेट देना पसंद करता हूँ। चॉकलेट्स एक अलग मिठास लेकर आता है और नेस्ले की चॉकलेट्स ना सिर्फ मीठी है बल्कि उनमें क्वालिटी का स्वाद भी आता है। इस क्वालिटी और मिठास से भरा स्टॉक इन्वेस्टर्स के लिए एक मीठा मौका ला सकता है। कई पॉजिटिव फैक्टर्स है इस स्टॉक की ग्रोथ के लिए, जैसे कि Q2 के नतीजे अभी फ़िलहाल अनाउंस हुए थे, जिसमें रेवेन्यू 5037 करोड़ का रिकॉर्ड किया गया था, जो कि 9.5% अधिक है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ये पहली बार है जब कंपनी का टर्नओवर एक क्वार्टर में 5000 करोड़ को क्रॉस किया हो। नेट प्रॉफिट भी 37% से जंप किया था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। यूँ तो स्टॉक अभी कुछ 24,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन पिछले महीने ही कंपनी ने अनाउंस किया है स्टॉक स्प्लिट होने वाला है कुछ 1:10 के रेशियो में। तो अभी स्टॉक कुछ 24,000 पे है, तो बाद में ये 2400 के आसपास ट्रेड करने लगेगा। इस वजह से बहुत लोग ये स्टॉक खरीद पाएंगे, ट्रेड कर पाएंगे, जिस वजह से स्टॉक की लिक्विडिटी भी बढ़ेगी। आखिर में चार्ट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। स्टॉक ने एक अपवर्ड स्लोपिंग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बनाया हुआ था, जहां से स्टॉक ने अच्छा ब्रेकआउट दिया हुआ है। साथ ही साथ स्टॉक अभी रिकॉर्ड हाई के स्तर के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। और ईयर टू डेट देखें तो इस साल स्टॉक ने कुछ 24% का अपमूव दिया है। तो इन कारणों की वजह से स्टॉक में एक अच्छी ग्रोथ दिख सकती है।
दिवाली में मिठाई की अहमियत तो काफ़ी ज़्यादा होती है, बट मिठाई के साथ हमेशा नमकीन खाना भी ज़रूरी होता है। और नमकीन की अगर हम बात करें तो एक ही स्टॉक सबके दिमाग में आता है और वो है बिकाजी, क्योंकि बिकाजी इंडिया की 3rd लार्जेस्ट एथनिक स्नैक कंपनी या एथनिक नमकीन कंपनी है। अगर आप कंपनी का रेवेन्यू स्प्लिट देखेंगे तो करीब 35% ऑफ रेवेन्यू जो है कंपनी सिर्फ भुजिया बेच के कमाती है, 36% जो रेवेन्यू है वो बाकी तरह की नमकीन बेच के कमाती है, 13% रेवेन्यू थोड़ा बहुत स्वीट पैकेज स्वीट जो है वो बेच के कमाती है, और बाकी का पापड़ और अदर टाइप ऑफ जो स्नैक्स है वो सब बेच के कमाती है। अब बिकाजी के अलावा अगर आप देखेंगे तो कोई भी प्योर प्ले लिस्टेड कंपनी इंडिया में नहीं है जो सिर्फ नमकीन या पैकेज स्वीट्स के बिजनेस में है। हाल ही में कंपनी की लिस्टिंग हुई थी, लिस्टिंग से लेकर अगर अब तक आप देखेंगे तो करीब 65% के गेंस मिल चुके हैं इन्वेस्टर्स को, तो काफ़ी उम्दा रिटर्न मिले हैं अब तक इन्वेस्टर्स को। बट आगे चल के भी बिकाजी से काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस है, बिकाजी काफ़ी उम्दा रिटर्न्स आगे चल के भी दे सकती है इन्वेस्टर्स को। अब ये रिटर्न्स क्यों मिल सकते हैं, तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो कंपनी की जो मार्केट है नमकीन मार्केट वो काफ़ी बड़ी है, काफ़ी फास्ट ग्रोइंग है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट काफ़ी बड़ी है कंपनी के लिए। उसी के साथ अगर आप देखेंगे तो स्वीट्स में भी कंपनी एंटर कर रही है। अभी हाल ही में अगर आप देखेंगे तो स्वीट्स सिर्फ 13% कंट्रीब्यूट करती है रेवेन्यू में, बट आगे चल के इसका कंट्रीब्यूशन बढ़ने की एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि कंपनी इस पे भी काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है। तो दिवाली वाले जो मिठाई से जुड़े हुए शेयर्स हैं, मैं बोलूँगा कि क्योंकि मैं दिल्ली और एनसीआर के आसपास हूँ और यहाँ से मथुरा कोई बहुत दूर नहीं है, और अगर आप मथुरा या फिर आगरा जाएं तो एक पेड़ा खाने का बहुत अच्छी मिठाई होती है, अगर आप खाएं तो बहुत मज़ा आएगा आपको। उसी पेड़े से जुड़ी हुई मैं एक कंपनी भी आपके सामने रखूँगा, वो है डोडला डेयरी। एक्चुअली ये अपने आप में बेहतरीन कंपनी है। अमूमन हम देखते हैं कि जो एग्री से जुड़ी हुई कंपनीज़ हैं वो बहुत अच्छे रिटर्न नहीं देती है, या फिर उनके साथ अलग अलग तरह की कुछ एक प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें पॉलिसी बेस्ड भी है। लेकिन डोडला डेयरी को देख के ऐसा कुछ नहीं लगता। उसने वीक में, मंथ में, YTD एक साल में भी 50% तक का प्रॉफिट देके प्रूव कर दिया कि ये कंपनी अच्छे हाथों में है और बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। और मैं इसको मलाई पेड़े की कैटेगरी में इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि ये दूध की प्रोडक्ट भी बनाती है, ये घी में भी है, और ये आइसक्रीम भी बनाती है, और ये तमाम सारे मिल्क के प्रोडक्ट बनाती है, जिसमें न केवल भारत बल्कि विश्व भर में काफ़ी अच्छी डिमांड बन रही है। एक हमने रिसर्च की दूध के रिगार्डिंग भी। एक्चुअली में होता क्या है कि मिल्क का प्रोडक्शन इंडिया में बहुत है और हम नंबर 1 है, कंजम्पशन डोमेस्टिक भी काफ़ी है, एक्सपोर्ट नहीं है। अब ये कंजम्पशन और बढ़ेगा और इसकी प्रोडक्शन भी और बढ़ेगी, तो जो बचा हुआ हिस्सा है वो ज़्यादातर कंपनी एक्सपोर्ट्स करके डॉलर टर्म्स में कमाई भी कर सकती हैं। तो डोडला डेयरी इसके लिए बिल्कुल एक फिट कैंडिडेट है। इनके पास अच्छी प्रोसेसिंग यूनिट भी है और ये प्रोसेस करके अपना प्रोडक्ट्स को बाहर भी बेच सकते हैं। एक और जी हाँ, मैं ET नाउ स्वदेश के लिए मेटल्स ट्रैक करती हूँ और वेदांता निफ्टी मेटल इंडेक्स का एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट है। मोतीचूर लड्डू मेरी सबसे फेवरेट मिठाई है और मैंने सोचा क्यों ही इन दोनों को रिलेट क्यों ना किया जाए। मोतीचूर लड्डू पर थोड़ा भी दबाव पड़ा तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उसी तरह वेदांता के मैनेजमेंट ने भी कुछ महीने पहले डीमर्जर अनाउंस किया है। 6 एंटिटीज़ में स्प्लिट हो जाएगा वेदांता लिमिटेड। वेदांता एल्यूमिनियम, पावर, स्टील जैसी 6 नई कंपनीज एग्जिस्टेंस में आएगी और 1:1 का डीमर्जर रेशियो अनाउंस किया गया है। यानी अगर आपके पास वेदांता लिमिटेड का 1 शेयर है तो आपको 6 शेयर्स मिलेंगे 6 नए एंटिटीज़ के। याद रखें, कंपनी ने कुछ समय पहले सेमीकंडक्टर फोरे भी अनाउंस किया था और वो वेदांता लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। तो एक बड़ा रीस्ट्रक्चरिंग आता हुआ नज़र आया, जिसके चलते वेदांता पर इन एनी केस कुछ महीनों से फोकस रहा है। वेदांता की थोड़ी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं तो अक्टूबर 2020 में कंपनी ने डी लिस्टिंग अनाउंस किया था। करीब 87.5 रुपीज़ प्रति शेयर पर यह डी लिस्टिंग ऑफर की गई थी, लेकिन शेयर होल्डर्स ने यह डी लिस्टिंग रिजेक्ट कर दी। तब से अब तक स्टॉक 3 गुना बढ़ चुका है और कंपनी ने करीब 175 रुपीज़ प्रति शेयर का टोटल डिविडेंड दिया है। तो स्टॉक रिटर्न्स और डिविडेंड को कंपेयर करें तो मोतीचूर लड्डू की तरह वेदांता ने काफ़ी स्वीट रिटर्न्स दिए हैं। जी, मेरी फेवरेट मिठाई है लड्डू। और लड्डू जैसे कि हर पर्व में, हर ओकेजन में, कोई भी फेस्टिवल लड्डू के बिना अधूरा होता है, सेलिब्रेशन इनकम्प्लीट होता है। वैसे ही अगर कोई पोर्टफोलियो देख लें तो वो रिलायंस के बिना कहीं ना कहीं अधूरा है। तो
रिलायंस होगा वो लड्डू का स्टॉक, क्योंकि लड्डू को मिठाइयों का राजा कहा जाता है। तो ऐसे ही आप हो सकता है, क्योंकि सभी एक्सपर्ट, सभी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स पॉजिटिव व्यू ही लेकर चल रही हैं रिलायंस पर। और रिलायंस एक ऐसा स्टॉक है जो एक्सपर्ट्स यही सुझाते हैं कि आप किसी भी लेवल पर एंट्री कर लीजिए, कोई भी लेवल हो, कोई भी गिरावट हो, वहां पर तो और भी अच्छा मौका है खरीदारी करने का, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक आपको फायदा देकर जाएगा। और इसके पीछे वजह भी ढेर सारी हैं। रिलायंस के लिए जो मैं ये बात ये कह रही हूँ, उसके पीछे काफ़ी सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स भी हैं। मिसाल के तौर पर अभी जो हाल फिलहाल में कंपनी के नतीजे आए हैं वो काफ़ी पॉजिटिव थे। हर एक सेगमेंट में हमने देखा कि ग्रोथ देखने को मिली है। अगर इनके ओटीसी कारोबार के बारे में बात करेंगे तो रिफाइनिंग मार्जिन्स काफ़ी मजबूत थे। पेट्रोकेम सेक्टर में क्षमता विस्तार की भी योजना कंपनी बना के चल रही है, जिससे कि इनके फ्री कैश फ्लो में बढ़त होने की संभावना है। तो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है। इसके अलावा इनका रिटेल कारोबार में भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। मार्जिन काफ़ी मजबूत आए थे और ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी थी। और आगे भी माना जा रहा है कि ये जो ग्रोथ मोमेंटम इस तिमाही दिखा है वो आगे भी जारी रहेगा। और इनका जियो का भी प्रदर्शन में काफ़ी मजबूत नंबर्स देखने को मिले हैं। जो नेट सब्सक्राइबर के में एडिशन देखने को मिले वो आंकड़े काफ़ी मजबूत थे। हालांकि आरपू थोड़ी धीमी ग्रोथ वहां पर देखने को मिली, लेकिन आने वाले समय में आरपू यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र यहां पर आने वाले समय में 10% ग्रोथ देखने की संभावना बताई जा रही है। हाल फिलहाल में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने एक मेगा बॉन्ड इशू का भी ऐलान किया, जिसकी की मैच्योरिटी 10 साल के लिए होगी और उसके जरिए कंपनी की करीब 20,000 करोड़ जुटाने की योजना है। तो ये भी एक बड़ा बॉन्ड इशू आने वाला, जिसको कि बेहतरीन रिस्पांस मिलने की बात की जा रही है। फेस्टिव सीज़न है, दिवाली का त्यौहार है और स्वीट्स एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हमारे लाइफ में। और मेरा सबसे फेवरेट स्वीट डिश है खीर। ये एक सिंपल डिश है लेकिन ये बहुत टेस्टी होता है। और मेरी मम्मी जो है सबसे फेवरेट खीर बनाती है मेरा। लेकिन जो खीर है उसमें इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि चीनी, दूध, चावल। अब यही चावल का सेगमेंट लेके जो है मैं आपको एक स्टॉक बताने वाला हूँ और वो स्टॉक का नाम है KRBL। KRBL ऑफ कोर्स वन ऑफ द लार्जेस्ट लिस्टेड प्लेयर्स है आपके राइस के लेके। और ऑफ कोर्स इसमें बासमती और नॉन बासमती दोनों ही सेगमेंट्स में वो एक्सपोर्ट्स करते हैं। अगर स्टॉक के बारे में बात करें, ट्रैकिंग करें, तो स्टॉक में जो है ऑलमोस्ट फ्लैटिश रहे हैं एक साल में। लेकिन याद रखें इस साल जो है स्टॉक अपने हाई लेवल्स 450 लेवल्स को और टच किए थे और करेक्शन भी आया था। अब बताते कि जो टोटल बासमती राइस है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है। एक रेगुलर राइस और एक बासमती राइस, इसमें जो है दाम में अगर आप बात करें तो चैनल चेक से हिसाब से लगभग 4 गुना का फ़र्क आता है। हालांकि बासमती राइस की जो यूसेज है फेस्टिव सीज़न में भी होती है और नॉर्मल लाइफ में भी होती है। इसकी डिमांड बढ़ती है। और अगर कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी का डोमेस्टिक बिजनेस भी है और इंटरनेशनल बिजनेस भी है। इंटरनेशनल बिजनेस में अगर कहें तो यूरोप और गल्फ़ के रीजन्स जो इसमें शामिल होते हैं। और यहाँ पे जो नज़रिया है एक्सपोर्ट्स का वो बहुत बुलिश है। ऑफ कोर्स थोड़ी सी फूड सिक्योरिटी इश्यूज़ के कारण कुछ एक्सपोर्ट्स में भी बैन आते हैं, लेकिन उसके कारण क्योंकि भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है बासमती राइस का, तो उसके कारण अगर फूड सिक्योरिटी इश्यूज़ होती है तो ग्लोबल प्राइसेस जो है वो बढ़ जाते हैं क्योंकि सप्लाई कम हो जाती है। इंटरेस्टिंगली भारत का जो है बासमती राइस का एक एक्सपर्ट या कहेंगे जो एक्सपोर्ट्स में जो GI टैगिंग होती है यूरोप में, वहाँ पे भारत को फ़ायदा होता है। अब आगे जाते हुए जो इंडियन NRIs हैं, जो डायस्पोरा हैं, जो बाहर रहते हैं, वो भी चावल का जो है जो एक्सपोर्ट्स होती है स्पेशली बासमती सेगमेंट में, वहाँ पे उनको जो है वो कंज्यूम करते हैं। ओवरऑल जो है ऑफ कोर्स याद रखिए कि बाज़ार का जो है बुलिश नज़रिया है। और KRBL में जो है कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान्स की भी बात हो रही है। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जो ग्लोबल प्राइजेज़ है चावल के अभी भी वो हायर लेवल्स पे हैं। डोमेस्टिक कंजम्पशन में भी अब फेस्टिव सीज़न की बात करें तो यहाँ पे भी चावल की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पे अलग अलग डिशेस बनती हैं, राइसेस होती हैं, मिक्स्ड फ्राइड राइस होती हैं और बहुत सारे जो है डिमांड देखने मिलती है। और हमारे जो रिटेलर और चैनल चेक से भी बात हुई है, जहाँ से पता चला है कि जो बासमती राइस के डिमांड है, स्पेशली जो इंस्टीट्यूशनल पैक्स होते हैं जो बड़े वाले, उनमें जो है बढ़ोतरी देखने मिली है। तो मेरा जो फेवरेट स्टॉक रहेगा खीर स्पेसिफिक वो है KRBL।
जी बिल्कुल, मेरी पसंदीदा मिठाई है मलाई सैंडविच। मलाई सैंडविच के 2 हिस्से होते हैं और उसके बीच में जो क्रीम रहती है वो ये मिठाई का स्टार रहती है, क्योंकि ये क्रीम बहुत डिलीशियस रहती है। और ऐसे ही मलाई सैंडविच की तरह है 2 स्टॉक, उसके जो 2 हिस्से हैं वो है PFC और REC, और उनके बीच की जो अच्छी क्रीम है वो है कंपनी के काफ़ी अच्छे ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स। तो अगर हम देखें तो मैक्रो स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो थ्रस्ट आ रहा है और जो बैलेंस शीट मजबूत होते हुए नज़र आ रही है काफ़ी सारे पावर प्लेयर्स की, इसके चलते काफ़ी एक मजबूत लेंडिंग अपॉर्चुनिटी है दोनों ही काउंटर्स PFC और REC के लिए। इनफैक्ट मैनेजमेंट का कहना है कि करीब प्लान्ड पावर सेक्टर केपेक्स 30 लाख करोड़ का है, और इसका जो फ़ायदा है ये इन दोनों कंपनीज़ को हो सकता है, क्योंकि इनका मेन कारोबार ही है कि वो पावर और फाइनेंसियर्स है। इसके अलावा अगर हम देखें लोन बुक जो ओवरऑल ग्रुप की है, यानी कि PFC और REC की जो मिली जुली लोन बुक है वो करीब 9 लाख करोड़ की है, और मैनेजमेंट के एक्सपेक्टेशंस है कि बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल ये लोन बुक करीब 10 लाख करोड़ तक आ सकती है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स काफ़ी शानदार नज़र आ रहे हैं PFC और REC के लिए। मगर इसके अलावा भी अगर हम देखें तो कंपनी की जो एसेट क्वालिटी इन्वेस्टर्स के लिए एक की कंसर्न था पिछले कुछ सालों में, मगर एसेट क्वालिटी अब दोनों ही काउंटर्स के लिए काफ़ी अच्छी तरीके से सुधर रही है। इनफैक्ट अगर हम देखें तो REC काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं कि वो नेट ज़ीरो NPA अचीव कर पाएंगे 2025 तक। इसके अलावा अगर हम देखें तो उनके क्रेडिट कॉस्ट है ये भी नेगेटिव होते हुए नज़र आए हैं, और लार्जली ये रेजोल्यूशन ऑफ एसेट्स की वजह से हमने देखा है। इनफैक्ट एसेट रेजोल्यूशन के चलते प्रोविजंस भी रिवर्सल होते हुए दिखे हैं, और क्रेडिट कॉस्ट दोनों ही कंपनीज़ के लिए नेगेटिव जो आए हैं वो एक पॉजिटिव फैक्टर है, और मैनेजमेंट का कहना भी है कि आगे चलते जो क्रेडिट कॉस्ट है ये काफ़ी कम हो सकते हैं। मैनेजमेंट इनफैक्ट एक्सपेक्ट कर रही है कि और भी रेजोल्यूशंस आ सकते हैं, और ओवरऑल एसेट क्वालिटी का जो इम्प्रूविंग ट्रेंड हमने देखा है ये आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई लेवल्स पर है PFC और REC, दोनों ही काफ़ी शानदार मूव्स नज़र आए हैं ईयर टू डेट, और दोनों ही स्टॉक्स अगर हम देखें तो ब्रोकरेज के रेडार पर भी हैं। इनफैक्ट PFC के लिए कंसेंसस टारगेट प्राइस है करीब 306 रुपये का, तो ब्रोकरेजेस को ये भी लेवल से और करीब 10% का अपसाइड पोटेंशियल नज़र आता है। और REC के लिए भी जो कंसेंसस एस्टिमेट्स है टारगेट प्राइस है वो है करीब 356 रुपीज़ का, और यहाँ से इन्हें करीब 11% का अपसाइड पोटेंशियल REC में भी नज़र आता है। तो इसी के चलते PFC और REC दोनों ही फोकस में है।